नेक्स्ट पेज है आपका 22 पेज नंबर। यहाँ पर देखिए ये एक वीकली मार्केट है मुर्शिदाबाद में, बंगाल में मुर्शिदाबाद प्लेस है। वहाँ पर एक वीकली मार्केट है कि कैसे लोग बेचने और ख़रीदने का काम करते थे। वीकली मार्केट से किस तरह से वीकली मार्केट उस टाइम लगती थी। तो यहाँ हाउ डिड द कंपनी गेट इट्स रेवेन्यू, कंपनी ने कैसे रेवेन्यू को इकट्ठा करना, प्राप्त करना स्टार्ट किया। द कंपनी रिक्वायर्ड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, कंपनी को रिक्वायर्ड थी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू के थ्रू कमाने की। बट डिड नॉट सेटअप अ रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, लेकिन वो नहीं एक सेटअप नहीं कर पाए, एक रेगुलर सिस्टम नहीं था असेसमेंट और कलेक्शन का कि कैसे असेसमेंट की जाए लैंड की और कैसे टैक्स को कलेक्शन किया जाए। एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, इसके लिए उनको क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू एज मच एज पॉसिबल टू फाइव। क्यों रेवेन्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रेडर की तरह ही थे और उनकी सोच अब भी ट्रेडर की तरह थी, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट कमाया जाए, कैसा पैसे कमाया जाए, ठीक है। और पैसा कहाँ से वो इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के थ्रू। तो एज मच एज पॉसिबल टू बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एट चीप रेट, उनका एक ही एम था कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपनी बढ़ाएं और उससे वो अच्छी से अच्छी कॉटन और सिल्क यहाँ से सस्ते रेट पर खरीदें। द वैल्यू ऑफ गुड बोट बाय द कंपनी डबल्ड इन 5 ईयर, जो गुड सामान का जो मूल्य था वो कंपनी के द्वारा 5 ईयर्स में क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। द कंपनी नो लॉन्गर नीडेड गोल्ड एंड सिल्वर, अब कंपनी पहले क्या करती थी, कंपनी अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लाती थी, जिसके बदले में वो क्या परचेज करती थी, यहाँ बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी चीज़ों का। अब कंपनी को ज़रूरत नहीं थी कि वो गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कराए ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू से इनको काफ़ी पैसा मिल जाता था। इट कुड नाउ फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय बंगाल, बंगाल से जितना वो टैक्स कलेक्ट करते उससे उनके पास इतना पैसा आ जाता था, इतना फाइनेंस, इतना पैसा हो जाता था कि वो परचेज कर सकें गुड सामान फॉर एक्सपोर्ट अपने कंट्री में, अपनी जो यूरोप कंट्री थी वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें। इतना पैसा वो कहाँ से कलेक्ट कर लेते थे, रेवेन्यू से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हाउएवर अ स्लाइड टुक प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल लीडिंग टू अ डीप फाइनेंशियली क्राइसिस। अब क्या किया, देखो कंपनी का मेन एम क्या था, ट्रेडर थे, प्रॉफिट कमाना था। उन्होंने नहीं देखना था कि वहाँ की इकोनॉमिक, बंगाल के जो आम लोग हैं, पीपल हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे जा रही थी। तो बंगाल के अंदर जो ये पॉलिसी फॉलो कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमाने की, इससे क्या हुआ, बंगाल की जो फाइनेंस कंडीशन थी वो काफ़ी क्राइसिस हो गई, मतलब मुश्किल में हो गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। आर्टिशियन बिगेन लिविंग देयर विलेज, जो आर्टिशियन थे वो जो आपके जो पेंटिंग वगैरह का या कोई भी जो हाथ से काम करने वाले थे, जो आर्टिस्ट थे, वो गांव को छोड़कर जाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइस, क्यों, क्योंकि कंपनी लो प्राइस पर उनसे सामान, जो उनका गुड्स है, जो उन्होंने आर्ट का काम किया है या कोई भी चीज़ बनाई है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसको कम सस्ते सामान पर खरीदना उन्होंने फोर्स करती थी कि वो सस्ते रेट पर उनको अपना सामान बेचे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे हाई रेवेन्यू आस्क्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उन पर लगा दिए थे, उनको पे करने भी पेशेंट भी क्या थे, अनेबल थे। बोथ एग्रीकल्चर एंड आर्टिसनल वर्क शोड साइन ऑफ डेक्लाइन, चाहे वो एग्रीकल्चर, अब देखो किसान है, किसान को एग्रीकल्चर से कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सारा जितना भी कमाया, जितनी भी उसने क्रॉप्स ग्रो की, उसका ज़्यादातर पार्ट उसने किस में दे दिया, रेवेन्यू में दे दिया। तो वो क्यों एफर्ट्स करेगा एग्रीकल्चर में, तो उसने भी एफर्ट्स करने बंद कर दिए। आर्टिसनल ने गांव को छोड़ दिया, तो दोनों ही क्या हो गए बंगाल के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर था चाहे वो आर्टिसनल वर्क था, डेक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि पतन होना, यानी कि कम होना, ये काम स्टार्ट कर दिए हो गया। इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal,
अब दूसरी बात क्या हुई कि 70 में बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा इस फेमाइन होता है, अकाल पड़ा, एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 1 लाख के करीब बंगाल के लोग मारे गए। क्यों क्यों मारे गए? देखो, यहाँ इनका जो ब्रिटिश का जो कंपनी का मेन एम था वो तो सिर्फ क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। उन्होंने इंडियंस की कंडीशन के ऊपर, जो बंगाल के पीपल हैं उनकी कंडीशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह की कंडीशन में वो सरवाइव कर रहे हैं। उनकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया गया, लिविंग कंडीशन को, कि कैसे हम लैंड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, या लोगों की जो कंडीशन है वाटर की है या रहने का प्लेस है, उस तरह इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ इनका मेन एम जो था वो क्या था, रेवेन्यू को इंक्रीज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। इट वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन हो गई, 1/3 पॉपुलेशन यहाँ से, मतलब या तो वो छोड़ के चले गए, और 1 लाख पीपल डाई हो गए। वो 1 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम मोस्टली। अब 1 करोड़ में से 1 लाख तो क्या हो गए, डाई ही हो गए। ठीक है, तो अब क्या हो गई, सॉरी 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग यहाँ पर, सॉरी 10 मिलियन बोला, तो 10 मिलियन का मीनिंग क्या होगा, 1 करोड़ लोग तो मारे गए। ठीक है, अगर 3 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन हो सकती है तो 1/3 पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि लोगों के पास यहाँ पर पॉपुलेशन, जो क्रॉप्स करने वाले थे वो भी, एग्रीकल्चर करने वाले थे वो भी क्या हो गए, कम हो गए। कुछ आर्टिसनल थे वो भी शहर को की तरफ निकल गए, गांव को उन्होंने छोड़ दिया। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखो, पॉपुलेशन कम हो गई, लोग खेती करना छोड़ने लगे, आर्टिसनल शहर की तरफ चले गए। अब ब्रिटिश को सोचने की ज़रूरत थी कि कैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट करें। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, 1793 लॉर्ड कॉर्नरवॉलिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है कि आपने परमानेंट रेवेन्यू टैक्स फिक्स कर दिया, आप टैक्स को नहीं बढ़ाओगे। जो टैक्स आज आपने कंपनी ने फिक्स कर दिया वो परमानेंट है। ठीक है, ये देखना, ध्यान रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो याद रखना कॉर्न मीन क्या होती है, मक्का। ठीक है, अब याद रखना, तो मक्का किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो कॉर्नवालिस किससे रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर, जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, जो टैक्स से रिलेटेड एक नई प्लानिंग लेकर आए थे। अंडर इट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार एंड वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या कर दिया गया, जो गांव का सबसे मतलब पावरफुल पर्सन था उस एरिया का, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया गया फ्रॉम द पीसेंट्स। अब कंपनी खुद नहीं ले रही थी, किसको राइट दे दिया, जो जमींदार थे, जो राजा और तालुकदार थे, जो मेन हेड थे गांव के, जिनकी लोग मानते थे, उनको इन्होंने जमींदार बना दिया। ठीक है, और जो जमींदार था वो टैक्स कलेक्ट करेगा, किससे, पीसेंट से, क्योंकि लोग उसका कहना मानते हैं। और वो टैक्स जमींदार से लेंगे कौन, कंपनी। कौन लेगी, कंपनी को कौन टैक्स देगा, जमींदार। ठीक है, अब जमींदार के लिए टैक्स क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि आपने मान लो किसी जगह का कर दिया कि आपने हमें यहाँ से एक विलेज से बोल दिया कि आपने पर ईयर आप हमारे को 10,000 देना है। ठीक है, चाहे वहाँ पर 1,000 का जो है प्रोड्यूस हो, चाहे वहाँ पर 20,000 का। अगर बेनिफिट होगा तो जमींदार को होगा, अगर लॉस होगा तो जमींदार को होगा। कंपनी को कंटिन्यू टैक्स आता रहेगा। इन रिटर्न दे वर सपोज टू पे द रेवेन्यू टू द कंपनी। अब वो क्या करते थे कि उनको जमींदार बना दिया गया, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे किससे, पीसेंट से। इसके बदले में वो किसको देगा, वो पे करेगा कंपनी को रेवेन्यू। द पेड अमाउंट वॉज परमानेंटली फिक्स। जो रेवेन्यू की अमाउंट थी वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, परमानेंट कर दी गई। इट सोल्व द डबल पर्पज ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी का डबल पर्पज क्या हो गया, मतलब 2 प्रॉब्लम सोल्व हो गई। क्या, दे एज दे गोट रेवेन्यू, एक तो उनको टैक्स कलेक्ट किए, मतलब बिना कलेक्ट किए एफर्ट्स किए, ना गांव में घूमना फिरा, कुछ नहीं किया गया, लोगों के पास भी नहीं गए, उनके पास टैक्स इकट्ठा होके आ गया। एंड इट वाज फॉर जमींदार टू इन्वेस्ट एंड इम्प्रूव द लैंड। ना ही उन्होंने अब लैंड के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसे आप ज़मीन ठेके पे दे देते हो, आपने ठेका ले लिया,
किसी पर्सन ने बोल दिया कि मैंने 10 साल का ठेका दे दिया, मान लो 50,000 रुपये 1 एकड़ के ले लिया आपने, 50 यानी कि 10 साल के आपने कितने ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, अब जब आपने 5 लाख रुपए लिए हैं तो 5 लाख रुपए से आपका क्या हो जाएगा, आप तो फ्री हो गए, जिसकी ज़मीन है वो तो क्या हो गया, फ्री हो गया। लेकिन एफर्ट्स किसको करने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो उसको करने पड़ेंगे जिसने लैंड ठेके पे ली है। तो यहाँ पर वो कौन था, जमींदार था। उन्होंने सोचा कि जमींदार ही लैंड को इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो हम तो इससे भी बच गए और हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी डिड नॉट इंक्रीज, कहते हैं जो रेवेन्यू की कंपनी की डिमांड नहीं इंक्रीज हो रही थी, वो टैक्स क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था कि आपने हम कोई भी अपना जो है जो टैक्स है वो नहीं बढ़ाएंगे, पूरे साल पूरी उम्र के लिए आपके लिए फिक्स कर दिया, आप हमें सिर्फ इतना दे दीजिए और आप लोगों से टैक्स कैसे भी चाहें उतना कलेक्ट कीजिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड रोज बेनिफिटिंग द जमींदार। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ टाइम तो इनको लॉस हुआ, ठीक है, जमींदारों को, आगे प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे, आगे है ये तब करेंगे। लेकिन कुछ टाइम आफ्टर मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो लैंड का प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा। बेनिफिट किसको हुआ, जमींदार को हुआ। यहाँ भी ब्रिटिश को फिर सोचना पड़ा कि भाई ये तो बेनिफिट किसको हो रहा है, जमींदार को, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया था, परमानेंट सेटलमेंट कर दी थी, टैक्स फिक्स कर दिया था कि आप कंपनी को इतना देंगे। लेकिन यहाँ इसको जमींदार को क्या नुकसान हो रहा था, सपोज करो 80 रुपीज़ है जो उनको इनकम का 100 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ टैक्स है, तो इन्होंने कंपनी को देना 80 रुपीज़, इसके पास कितना बचा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में इसको टैक्स कलेक्ट भी करना, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना लैंड के ऊपर, कैसे हम कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं, तो खर्चे काफ़ी हो गए, इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।